जिस दिन ये पेपर हुआ उसके अगले दिन ही लगभग मैं श्योर हो गया कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद इससे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट देगा। मतलब टीचर ने ही टीचिंग के लिए प्रेरित किया। तो संगत को मैं आपकी सफलता का और असफलता का सबसे मुख्य कारण मानता हूँ। रिजल्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी और कोचिंग में जब पढ़ने गया तब भी मुझे उस टाइप के क्वेश्चन आते थे पहले से। रोते हुए जाओगे तो हमेशा मौत की खबर लेकर आओगे। पर एक क्वेश्चन जिस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार में बात करें, वो है कोचिंग और सेल्फ स्टडी। दोनों में से कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है? अपनी मेहनत पर इतना यकीन तो है मुझे कि उड़ान भले देर से हो लेकिन सबसे ऊंची होगी। नमस्कार प्यारे मित्रों, पिछले कुछ दिनों में ग्रेड 1 के फाइनल रिजल्ट्स एक एक करके सभी विषयों के हमारे सामने आए हैं और आते जा रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ आज इस वार्तालाप में महादेव रेवाड़ में जिन्होंने ग्रेड 1 में मैथ सब्जेक्ट से 13वीं रैंक हासिल की है, उससे पहले वो संस्कृत विभाग का 2023-24 का सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स और फिर सामान्य शिक्षा विभाग में भी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम क्रैक करके फ़िलहाल उसे ज्वाइन कर चुके हैं और अब ग्रेड 1 में मैथ्स विषय से उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज से वो पढ़े हैं, खासकर जीके पेपर 1 के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है। पिछले कुछ समय में जब से मैं उनसे बात कर रहा हूँ, यानी इस वीडियो को बनने से पहले, उनकी यात्रा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये ग्रेड 1 या ग्रेड 2 जैसी परीक्षाएं उनके तैयारी की सूची तक में नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से बैंक और एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते करते सडनली शिक्षक भर्तियों की तरफ कूच उन्होंने किया। क्या चीज़ ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेरित किया है करने के लिए और कैसे क्या रणनीति को अपनाकर उन्होंने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 जैसी परीक्षाओं में अपनी मेहनत का डंका बजवाए, ये सारी बात बताएंगे महादेव रेवाड़ जो मेरे साथ इस वक्त इस वीडियो में मौजूद है। महादेव नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कैसा लग रहा है रिजल्ट? अभी 2 दिन पहले ही आपका फाइनल रिजल्ट आया है। ग्रेड 2 तो आप लगे हुए ही थे, रैंक भी 13 आपने हासिल की है। तो जब से रिजल्ट आया तो क्योंकि हम पहले से नौकरी में थे तो क्या वो एक्साइटमेंट बहुत कम हो गया था, या ये भी एक बेरोजगार को जिस तरह का सिलेक्शन मिलता है, क्या उतनी खुशी आपको इस बार भी मिली? नहीं सर, खुशी तो बहुत मिली थी इसमें, हालांकि क्योंकि ये पेपर मेरा थोड़ा सही हुआ था तो जिस दिन ये पेपर हुआ उसके अगले दिन ही लगभग मैं श्योर हो गया कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस हिसाब का था और बाकी वो रिजल्ट भी बाद में उसी के अनुसार आया। तो आपका जो सेकंड ग्रेड का चयन था, अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो ज़्यादा खुशी पहले सिलेक्शन की थी या इस सिलेक्शन की? नहीं, उसमें तो सर मैं पहली बार शिक्षा विभाग में आया तो उसमें सर ज़्यादा खुशी थी और खुशी तो अभी भी है और अभी भी आगे बढ़ने की थोड़ी सी है। अब तो इसके आगे भी कुछ प्लान्स हैं किसी एग्जाम के बारे में? कौन से एग्जाम के बारे में? सर अब असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लान कर रहा हूँ मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल। मतलब रहना शिक्षा क्षेत्र में ही है, पढ़ाना ही, बच्चों को पढ़ाना ही जो है वो अंतिम ध्येय मान लिया। हाँ सर, ये अभी तो यही है अंतिम ध्येय। ओके। तो महादेव, सबसे पहले तो जैसे रिजल्ट्स आए, जो अब थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरा वीडियो शूट होने से पहले आपने बताया कि आप सीजीएल की तैयारी, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आपने एनटीपीसी की तैयारी भी करी, आपका आईबी में भी सिलेक्शन हुआ। तो सडनली केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं से ये राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तरफ जो आपने टर्न किया है अपनी तैयारी को, ये क्यों किया और किस चीज़ ने आपको इसके लिए प्रेरित किया या गाइड किया कि ऐसा करने से जो है शायद कुछ बेटर रिजल्ट ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे? सर इसमें ऐसा था कि 2016 में मैंने 12वीं की, उसके बाद मैंने 3 साल ग्रेजुएशन की और 18-19 में मैंने कोचिंग करना शुरू की। ठीक है। तो क्योंकि मेरी मैथ अच्छी थी, मैथ वास्तव में अच्छी थी पहले से भी। उसके बाद कोचिंग में मैं पढ़ता था, वहाँ टीचर जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो जब टीचिंग को देखा, वहाँ के एक टीचर कम से कम 700 बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वहाँ से मुझे ऐसे लगा चलो अपन तैयारी करते हैं और उसके बाद ऐसे बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट लगा। मतलब टीचर ने ही टीचिंग के लिए प्रेरित किया? वो उस स्थिति पर टीचिंग के लिए थी। तो फिर बीएड में अभी 2 साल बाकी थे, उस टाइम बीएड थी नहीं, तो उस टाइम तो मैं लगातार वही तैयारी कर रहा था कि एक बार कोई से कोई जॉब लग जाए। फिर सर मैं जब रूम में रहता था तो मेरा मार्गदर्शन कैसा ज़्यादा रहता था, साथ वाले बच्चों को मार्गदर्शन देते रहना, विद्यार्थियों, मेरे तो दोस्त साथ में रहते थे उनको सब, तो वो भी बाद में हर बार यही कहते थे कि टीचर ही बन, टीचर ही सही रहेगा, तेरे ये अनुकूल है। और फिर चारों ओर का माहौल भी यही था और
जो कोचिंग की टीचिंग पर सर उससे मेरा को ज़्यादा प्रेरणा मिली। हाँ, मतलब टीचर ने ही आपको टीचर बनने के लिए प्रेरित किया। और जब ये केंद्रीय स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, तब भी इनका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के माध्यम से लेवल 3 में इनका चयन हुआ था। तो एक स्टूडेंट जब तैयारी शुरू करता है, जैसे आपने बताया कि 2017-18 में आपने कोचिंग स्टार्ट किया, पर तब बीएड नहीं था। हाँ। एक सामान्य ग्रेजुएशन बीएससी आपने किया था और आप तैयारी करने लगे थे। और जैसे अब हम देख रहे हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जैसी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, तो मैथ्स अच्छी थी हमेशा से। और मैथ्स के स्टूडेंट का दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो केंद्रीय स्तरीय सेंट्रल एग्जाम्स के तैयारी करते हैं। एक तो वो जो इंग्लिश मीडियम के शहरी बच्चे होते हैं, और दूसरे वो जो जिनकी मैथ्स अच्छी होती है, वो हमेशा केंद्रीय स्तरीय भर्ती परीक्षाओं की तरफ अपना हाथ आजमाने ज़रूर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही इनका भी रहा होगा सोच कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो मुझे सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी का पूरा समय है, इस दौरान आपका कोविड लॉकडाउन भी आया और 22-23 के एग्ज़ाम में आपने संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड मैथ्स में भी आपका चयन हुआ, और उसके बाद में उसी वर्ष जो सामान्य शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम था उसमें भी आपका चयन हुआ। तो इस पूरे ग्रेड 2 में सिलेक्शन से पहले के 1-2 साल और उसके बाद के ये लगभग 1.5 वर्ष जो पिछले वर्ष के मिड में एग्ज़ाम हुआ था, तो 1.5 साल उसके बीच में भी आपको मिला। तो तैयारी की रणनीति क्या रही? मतलब एक स्टूडेंट अगर आपका वीडियो इस वक्त देख रहा है जो पहली या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहा होगा, क्या आपको लगता है कि आपकी रणनीति क्या रही? रणनीति का मतलब जीके पे किस तरह पकड़ बनाई जाए, सब्जेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स है उस पर किस तरह पकड़ बनाई जाए, क्योंकि जहाँ तक बात है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की, और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट जो ग्रेड 1 में है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनफैक्ट बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में भी, इकोनॉमिक्स वगैरह में पेपर 2 की तैयारी के ऑप्शंस बहुत कम है। अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को, तो टीचर्स भी बहुत कम, एक या दो ऑप्शन ही होंगे आपके पास। टीचर्स भी नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पेपर 2 के ज़्यादा नहीं है। तो आपकी रणनीति क्या रही? जीके पे कितना फोकस किया, पेपर 2 पे किस तरह फोकस किया, कितने घंटे पढ़ाई की, इस तरह का गाइडेंस जो आपके जैसे विद्यार्थी इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, आप उन्हें अगर अपनी लगभग 2 से 3 साल में के लिए गाइड कर सकें तो बताएं। सर वो मैं तो मेरी पहले से ही ठीक थी, मैथ्स पहले से, और सब्जेक्ट पे पकड़ पहले से, सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ थी, और कोचिंग में जब पढ़ने गया तब भी मुझे उस टाइप के क्वेश्चन आते थे पहले से ही, बहुत पहले से ही। मेरी जीके सर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और एसएससी में मेरे सिलेक्शन नहीं होने का एक कारण यही था कि जीके याद ही नहीं रहते थे, क्वेश्चन वो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता था, और जीके में कम नंबर आते थे नहीं। फिर 2019 के बाद में ये मैंने बीएड स्टार्ट की, उस टाइम के राजस्थान वाली भर्ती की तैयारी करते हैं उसमें। तो 2020 में कोविड आया था, और जयपुर से हम आ गए, तो पहले मैं जयपुर रहता था। फिर सर उस टाइम उत्कर्ष का मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया पटवारी का, जीके पढ़ने के लिए, और उस 1 साल में सर मैंने सब पूरा फोकस जीके पे किया, पूरा फोकस जीके पे किया। उसके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, और उसके बाद मैंने कभी जीके की कोई कोचिंग ही नहीं की। एक ही पूरा बैच लिया पटवारी का, उसमें लगभग सारे सिलेबस आ जाते हैं जीके के, सेंटर वाले क्वेश्चन वो सब आ जाते हैं, उसमें सब आ जाते हैं। उस 1 साल में सर मैंने जीके पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनाई। मैथ को मैंने एक बार स्किप रखा, क्योंकि वो तो मैं कर लेता था बीच बीच में ही, बाकी पूरा फोकस, पूरा कोर्स लेते हुए सारे के नोट्स बनाए, और उन्हीं नोट्सों को सेव रखा। फिर जब सेकंड ग्रेड की बारी आई, तो मैथ वाला तो ठीक था मेरा, और साथ में तैयारी और भी की मैथ की, लेकिन जीके को उन्हीं नोट्सों से जो मैंने उत्कर्ष से पढ़े थे, उन्हीं से ही सारा काम सेकंड ग्रेड में किया। और तो पटवारी के जीके की तैयारी से आपका सेकंड ग्रेड जीके यानी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर भी क्रैक हो गया पटवारी वाले से, एक ही। वो उस टाइम क्योंकि कोविड में वही था, पटवारी वाला ज़्यादा आया था, तो उस हिसाब से मैंने कोर्स लिया, और केवल इसलिए कि मुझे जीके कवर करना है, कोई भर्ती को टारगेट नहीं करते हुए एक बार जीके को पूरा टारगेट किया। उस 1 साल में बहुत मेहनत की जीके पर, पूरे कोविड में मेरा मेन जीके ही था। उसके बाद सर 2022 में जब सेकंड ग्रेड की भर्ती थी, तो मैथ का पेपर भी उसमें काफ़ी टफ आया था, मैथ कर ली, और जीके में आने का वही कारण उत्कर्ष वाला ही था। पूरा मैंने बेंच पढ़ा हुआ था, एक कुछ भी मिस नहीं किया था उस बेंच में, सारे टीचर की क्लास ली, हर चीज़, और लगभग सिलेबस पूरा कवर था उसमें। तो वहाँ से वो मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। उसके बाद संस्कृत शिक्षा विभाग में भी हो गया, और जब फर्स्ट ग्रेड का मैंने फर्स्ट पेपर के भी जीके आते हैं, वही सर उन्हीं नोट्सों को ही, बाहर से कुछ नहीं लिया, उन्हीं नोट्सों से पढ़ा, और जो कोई एक्स्ट्रा चीज़ थी ना, वही कोई बाहर से मैंने कोई
किताबों से पढ़ी थी, करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह। करंट अफेयर्स के मैगजीन से पढ़ी। तो ये एक ही उस एक साल के कारण मैं जीके में तो ये तीनों चारों एग्जाम उसी एक साल की पढ़ाई से हो गई पूरा। बिल्कुल दोस्तों, हम कई बार कहते भी तो हैं कि मतलब आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। जैसे एक इन्होंने एक लाइन कही जो अगर आपने गौर से सुना हो, बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जब पटवारी की तैयारी में कर रहा था तो मैंने उस भर्ती पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैंने जीके पर फोकस किया। मतलब उस भर्ती में जीके के अलावा भी सब्जेक्ट्स थे, उसमें इंग्लिश भी आती है, उसमें हिंदी भी आती है, उसमें मैथ्स भी थी, उसमें रीजनिंग भी थी। पर उस वक्त पे, उस एक साल भर्ती पर फोकस नहीं था, जीके पे फोकस था, यानी फाउंडेशन बनाने पर फोकस था। और फाउंडेशन अगर हमारी स्ट्रांग हो जाए दोस्तों, तो फिर 2 माले की बिल्डिंग पे एक और फ्लोर आराम से बन सकता है, चौथा फ्लोर भी आराम से बन सकता है। तो वो 2021 का वर्ष आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा है। कोरोना वाला पूरा साल सर, बहुत जीके में, मैं पहले जीके में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था सर। मैं तो बहुत अच्छी आती थी, लेकिन जीके में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। तो फिर वहाँ मेरे लिए यही था कि कम से कम जीके को मजबूत नहीं करूँगा तो फिर सिलेक्शन तो नहीं होगा। बिल्कुल, केवल मैथ से सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो जैसे जब आप मुझे बता रहे थे कि आपके जो साथ में रूममेट्स थे वो भी पढ़ रहे थे, उनके पास भी, किसी के पास उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज थे, कोई उत्कर्ष ऑफलाइन भी जाता था, तो संगत जो होती है, हमारे आसपास जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ लाइब्रेरी में बैठे हैं, या हमारे रूम पार्टनर्स हैं, हमारे हॉस्टल में या पीजी में, हमारे कमरे पे हमारे साथ रहते हैं, ये जो संगत होती है, ये हमारे करियर पर कितना असर डालती है? सर ये तो श्योर है कि संगत ही, मेरे लिए तो ये है कि संगत ने सब कुछ बदला है मुझे। उस संगत, मेरे साथ इतने अच्छे पॉजिटिव बंदे रहते थे कि 3-4 साल में कभी नेगेटिव बात ही नहीं सुनी कि अब अरे मैं तो मेरे अंदर एक नेगेटिविटी थी, सिलेक्शन कैसे होगा, अब तेरा नहीं, क्या होगा। मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, जीके मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे दोस्त रीचपाल है, दिनेश है, ये सब मेरे दोस्त थे, ये बोलते थे ऐसे कि तू जीके पर फोकस कर, जीके पर फोकस कर। और ज़्यादा मेरे उस एक साल में जीके में फोकस करने का कारण यही था कि इन्होंने ये चीज़ें बोली कि जीके को ज़्यादा पढ़, मैथ आती है, केवल मैथ से क्या होगा, सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो संगत का सर मेरे लिए तो मैं ये मानता हूँ बहुत ज़्यादा असर होता है, और सबके लिए होता है। यदि संगत अच्छी है तो फिर आप बहुत आगे चले जाओगे। बिल्कुल दोस्तों, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम अपनी संगत का ही एक रिफ्लेक्शन है, यानी हमारे आसपास जो हो रहा है, हमारे आसपास जिस तरह के लोग हैं, हमारी जिस तरह की मित्र मंडली है, जिस तरह का माहौल मेरे घर पे है, कहीं मेरे आचरण में भी आपको उसी का जो है प्रभाव दिखेगा। इसलिए अपने आसपास हमेशा पॉजिटिविटी, अपने आसपास हमेशा सकारात्मकता, अपने आसपास हमेशा उस लक्ष्य से जुड़े लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, उनकी संगत में रहना चाहिए जिनके लक्ष्य आपसे मैच होते हो। और एक लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रोते हुए जाओगे तो हमेशा मौत की खबर लेकर आओगे। यानी अच्छा सोचो, हर चीज़ पे अरे अब तो मेरा क्या होगा, अरे अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अरे ये एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी वाट लग जाएगी, अब मेरे ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। अगर आप ऐसी बातें ही हमेशा करते रहेंगे तो ऐसा ही आपका आचरण हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और उस पॉजिटिविटी में आपकी संगत, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लाइफ पार्टनर्स, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और मैं हमेशा आप सबको इसके बारे में, मतलब पहले भी अगर आपने कुछ वीडियोस में देखा हो, तो संगत को मैं आपकी सफलता का और असफलता का सबसे मुख्य कारण मानता हूँ। पढ़ना, पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। पेपर लगाए होंगे, ऐसा कोई टॉपर आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सेलेक्ट हुआ हुआ बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा मैंने मॉक नहीं लगाए थे तो भी मेरा सिलेक्शन हो गया, या मैंने सेल्फ स्टडी नहीं की थी, केवल कोचिंग जाता था, बस्ता रख देता था और मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसा आपको कोई भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा। आपको सारे इंटरव्यूज में बात देखने को मिलेगी, परंतु संगत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, पर वो सिलेक्शन का एक बहुत मजबूत और एक बहुत ज़रूरी स्तंभ है। उस पर आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट बैठ के अपनी संगत को एनालाइज करो, अपनी संगत को 10 में से मार्क्स दो कि मेरी संगत किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि आपकी संगत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि आपकी संगत आपको लक्ष्य तक ले जाने में हेल्प कर रही है, तो ही वो संगत दोस्तों आपके लिए सही संगत होगी। महादेव, सिलेक्शन में बहुत सारे पहलू होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे ये पूछूंगा भी नहीं कि मॉक टेस्ट लगाए थे क्या, टेस्ट सीरीज लगाई थी क्या, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे क्या, क्योंकि मुझे पता है उसका आंसर हाँ में ही मिलना है। ये हम हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में एक सेलेक्ट हुए बच्चे से पूछते हैं। पर एक क्वेश्चन जिस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार में बात करें, वो है कोचिंग और सेल्फ स्टडी। दोनों में से कौन सी ज़्यादा श्रेष्ठ है? शायद इसका उत्तर होगा दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों की
थोड़ी थोड़ी आवश्यकता है, फिर भी सेल्फ स्टडी का कितना रोल है? और कोचिंग से जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हम कोचिंग से जो पढ़ते हैं वो सेल्फ स्टडी में हमारे को किस तरह का एक डायरेक्शन देती है? सर इसमें मैं ये मानता हूँ कि आपको जब भी आप तैयारी करने बैठो एक बार ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए मार्गदर्शन के लिए। यदि आप वो मार्गदर्शन नहीं लोगे ना तो आप सेल्फ स्टडी से भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आगे कर पाओगे, क्योंकि दिशाहीन हो जाएगी, आपको पता नहीं होगा पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो एक बार आपको कोचिंग करनी ही चाहिए, और वो भी ऑफलाइन। मैं तो ये मानता हूँ कि एक बार ऑनलाइन तो बाद में कर सकते हो, चलो आप पहले यदि आप करता है, बट हाँ एक बार वो आचरण लाने के लिए ऑफलाइन एक बार ऑफलाइन कोचिंग में 6-7 महीने जो भी उसमें जमकर मेहनत करो सबसे पहले वो, उसके बाद पूरा रोल सर मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी का ही है। सेल्फ स्टडी का फिर बार बार कोचिंग में जाने से कोई मतलब नहीं है, एक बार पहली बार तो कोचिंग करो और वो भी अच्छी मेहनत करो उसमें, फिर उसके बाद तो पूरा मैटर सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। जैसे मैंने वो एक बार उत्कर्ष की कोचिंग ली थी, वैसे पहले मैं ऑफलाइन करता था जयपुर में, वो तो CGL वाली वो थी। उसके बाद ऑनलाइन में हमारे पास, उसके बाद क्योंकि ऑनलाइन आ गई तो फिर जोधपुर आने का तो था नहीं कि घर से भी कर लेंगे, और कोरोना का टाइम भी था तो बाहर आ नहीं रहे थे। एक बार कोचिंग की, फिर उसी के नोट्सों से मैंने 3-4 एग्जाम आराम से निकाली। क्योंकि कोचिंग से हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है की दिशा मिलती है। थोड़ा हमारा कोचिंग में ज़बरदस्ती बैठते हैं ना, हम पैसा दिया है, कोचिंग में जाके बैठ रहे हैं 5 घंटा 6 घंटा, तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, और अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी में वही चाहिए। एक सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ कि अगर मैं परीक्षा की तैयारी को एक वर्ष में 4 चरणों में बांटूं, कि अगर मैं आज प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई के पहले 3 महीने किस तरह के होने चाहिए, बीच वाले 3 महीने, तीसरे वाले तिमाही, और एग्जाम से जस्ट पहले वाले 2 महीने 3 महीने, इसमें एक सिलेक्शन पाने की तैयारी अगर मैं कर रहा हूँ तो वो क्या स्टेप्स होने चाहिए? 4 स्टेप्स में अगर हम अपनी इस पूरी तैयारी को बांटे तो वो क्या होंगे? सर जैसे सबसे पहले तो आपको उस जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें उसका सिलेबस अच्छे से देख लो, पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए किसमें क्या आ रहा है। और एक बार उनके आप शुरुआत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चनों का स्तर कैसे आता है, स्तर कैसा है, पैटर्न कैसा है, और जो भी टॉपिक आपको पहले से आ रहे हैं वो बात अलग है। बाकी पहले 3 महीनों में आपको डीपली फोकस करना है सभी टॉपिकों पे, अच्छी तरीके से नोट्स बनाने। फिर उसके साथ आपको अगले 3 महीनों में मैं ऐसा मान रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स भी बना लेने चाहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पहले 6 महीनों में तो आप एक बार डीपली पूरा कोचिंग करो, नोट्स बनाओ, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। फिर उसके बाद आप आओ टेस्ट सीरीज़ पर, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को कम से कम 20-30 बार रट लो, जितना भी हो सकता है उतनी बार ये पढ़ो। मेरा ही सर यही प्लान था, ये लास्ट के 1 महीने में कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी तरह से बने हुए थे, उन्हीं का कारण था कि लास्ट में तो ऐसा हो गया मैं 1 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकता था। और ये मैंने 2nd ग्रेड मैथ्स में भी किया था, पूरा मेरे मैथ्स के पूरे शॉर्ट नोट्स बने थे कि कहाँ मैं अटक रहा हूँ सब पता था। उनको मैंने सर जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ बैठे बैठे या उसके पहले दिन मैं गया था वहाँ पर पूरे का पूरा एक बार सिलेबस निकाल लिया, रात में 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस निकाल लिया। तो उसका सर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे ही दूसरे दिन आप एग्जाम में बैठते हो, 3 महीने में हो गया हमारे हमें सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए और हमने डीप स्टडी। दूसरे 3 महीने में हो गया कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अगले 3 महीने फिर उसमें सर अब आपको टेस्ट सीरीज पे ऐसा मुझे लग रहा है कि उसमें फोकस करना चाहिए। जब हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया अब टेस्ट सीरीज को ही पूरा पढ़ के, टेस्ट सीरीज में सर टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल टेस्ट देने से नहीं, आप टेस्ट दे दिया उसमें नंबर कम आए उससे तो घबराना बिल्कुल ही नहीं है, वो तो कोई मायने ही नहीं रखते। आपको देखना गलती उसमें कहाँ ज़्यादा हुई है, उस पर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना है, बार करना है, तो निश्चित है कि आप अगले टेस्ट में पक्का नंबर ज़्यादा आएंगे। और लास्ट में सर वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, और यदि कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसका वापस रिवीजन करते रहो। तो ये मुझे लगता है ये ज़्यादा सही रणनीति रहती है। मैंने सर यही रणनीति अपनाई थी। आपको दोनों ही तरह की तैयारी का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक वो जब आप बेरोजगार थे तब तैयारी, और एक वो जब आप जॉब में थे। अब किसी की प्राइवेट जॉब भी होती है, लोग प्राइवेट जॉब करते वक्त भी तैयारी करते हैं, हमसे पूछते हैं सर जॉब छोड़ूं या सर जॉब करते करते तैयारी कर सकता हूं क्या, या गर्ल्स पूछती हैं सर शादी हो चुकी है क्या अब मैं तैयारी फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या, घर के काम भी उनको करने पड़ते हैं। तो मतलब नौकरी करते हुए, काम करते हुए तैयारी, और जब हम बेरोजगार थे, जब हमारे पास पूरा दिन होता था उस वक्त तैयारी, इन दोनों तैयारियों में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों ही तैयारियां की जा सकती हैं अलग अलग दृष्टिकोण के साथ में। इस पर आपकी लास्ट टिप्पणी हमारे सभी
वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या होगी कि जो जॉब कर रहे हैं वो भी क्रैक कर सकते हैं, और जो बेरोजगार हैं, जो पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी क्रैक कर सकते हैं? सर इसमें तो ऐसा है, जैसे एक बार आपकी सरकारी जॉब लग गई तो एक बार तो आपको आगे की तैयारी का वो कम ही मन करेगा, मन भले ही कर लो लेकिन मेहनत कम होगी शुरुआत में। तो उस टाइम तो आपको खुद पर डिपेंड करेगा पूरा कि कैसे मैनेज करें, इच्छा शक्ति important वो तो इच्छा शक्ति है उस टाइम तो। और एक बार तो पक्का लगेगा कि चलो अब सिलेक्शन हो गया है, अब क्या करना है, अब आगे मतलब क्या आदमी करना। ठंडा पड़ जाता है। मेरा ही सर इसमें ऐसा ही था कि सेकंड ग्रेड बनने के बाद पहले तो मेरा ऐसा था फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, ये सेकंड ग्रेड तो मेरे लिए ऐसे ही एक ठहरा हुआ है, आगे फर्स्ट ग्रेड बनना है। लेकिन पहले एक साल में पढ़ाई हुई नहीं, ऐसे कल के चक्कर में। फिर लास्ट में मेरे साथी जो थे वो, क्योंकि मैं उनको बोलता रहता था फर्स्ट ग्रेड बनूंगा, वो रीचपाल मेरे साथी दोस्त थे, वो बार बार कहते थे इस बार अब फर्स्ट ग्रेड नहीं बनेगा, अब तेरा जो तेरी तैयारी है ना वो कम हो गई, तो ऐसे बोलते ही है। तो फिर सर मेरे को इसमें तो लास्ट में थोड़ा मौका मिला था 1-1.5 महीने, और मेरी गणित अच्छी होने के कारण से उसमें सर मैंने पूरा एफर्ट लगाया। बाकी इसमें सर वो इच्छा शक्ति का ही मैटर है पूरा। बिल्कुल। और क्रैक तो आप कर सकते हो, क्रैक का ये मैटर है कि आप फर्स्ट ग्रेड भी आप यदि आपका थोड़ा बेसिक ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट ग्रेड वाली तैयारी लगभग 40 दिनों के अंदर, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, उसका कारण ये था कि मेरे पास शॉर्ट नोट्स बने हुए थे, मुझे उनको ही बार बार पढ़ना था। तो मैंने ऐसे देख लो, ये जून में इसकी एग्ज़ाम थी और 16 मई तक में हम स्कूल में थे, 16 मई से लेकर 22 जून की छुट्टियाँ थी, उन्हीं में लगभग पूरी तैयारी कर ली। तो क्रैक तो हो सकता है ये सर, ये कोई ऐसा नहीं है कि इस तैयारी में आपको 10 महीने लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति और उस टाइम आप पढ़ने में कितना ध्यान लगाते हो, क्योंकि तब आपको घंटे कम मिलेंगे पढ़ने के। हाँ घंटे पर वो तब आपको फोकस 100% देना उस तैयारी का। जॉब वाली में यही है, आप जो 3-4 घंटे की पढ़ाई में आपको 7-8 घंटे पढ़ने हैं, 3-4 घंटे के टाइम में 7-8 घंटे की पढ़ाई डबल फोकस के साथ, डबल फोकस करना, उसमें यही ध्यान रखना है मेन तो उसमें ये, और बाकी हो सब सकता है। बिल्कुल। तो वो सारे विद्यार्थी जो किसी ना किसी तरह की जॉब, जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी हो, वो प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, उन लोगों के लिए भी ये जो इन्होंने अभी महादेव ने कहा कि आपको 3-4 घंटे ही मिलेंगे, पर वो पूरी एफिशिएंसी के साथ होने चाहिए। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा हमारे सामने किताब खुली है, बस हम किताब देख रहे हैं, है ना, 3 घंटे बाद हमको पता चलता है हमने पढ़ाई तो उसमें 1.5 घंटा ही की है, 4 पन्ने ही पलटे हैं। पर अगर वो पूरे फोकस के साथ की जाए, डबल स्पीड के साथ की जाए और इच्छा शक्ति के साथ की जाए, तो नौकरी के साथ भी दोस्तों आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अपने घर के हालात कैसे हैं, क्या मैं नौकरी छोड़ के पढ़ाई कर पाऊँ, क्या मेरा परिवार उतना समृद्ध है? अगर हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको नौकरी छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट नौकरी में, मतलब किसी ऐसी नौकरी में जो घर चलाने के लिए आपने ज्वाइन किया, वो कभी आपका सपना ना रहा हो, पर अगर परिवार की आर्थिक स्थिति वो अलाउ नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि आप नौकरी के साथ भी सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट दोस्तों बताना चाहूँगा, कोई भी एग्जाम हो, अगर 2000 पदों पर वो वैकेंसी आई थी, तो आप मान के चलिए कि 700-800 या लगभग 1000 विद्यार्थी ऐसे सेलेक्ट हुए हैं जो किसी ना किसी नौकरी में होंगे, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, चाहे वो अखबार बांट रहे होंगे, चाहे वो एटीएम में चौकीदार होंगे, चाहे वो कहीं होटल पे वेटर का काम कर रहे होंगे। हमने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो बारात में बैंड बजाने का काम करते हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। आपने निर्मल सर के और मेरे पुराने इंटरव्यूज़ में ऐसे विद्यार्थियों को भी देखा होगा। तो ठानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर आपने ठान लिया तो आप करके दिखाएंगे। महादेव ने करके दिखाया है और महादेव की कृपा से आप सब भी करके दिखाएंगे। तो महादेव रिवार, बहुत बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से बधाई हो। और जो आपका अगला लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा यकीन अगले 1 से 2 वर्षों में, यानी पहले दूसरे अटैम्प्ट में ही आप उस टारगेट को भी भेद लेंगे। उसके लिए आपको ऑल दी बेस्ट। और एक बार फिर से शुक्रिया, पूरे परिवार को बधाई हो। दूसरों को प्रेरित करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। सिलेक्शन तो किसी ना किसी परीक्षा में हो ही जाएगा, बस आगे हमेशा बढ़ते रहना। ठहरे हुए पानी में सड़ान आ जाती है, गंध मारने लगता है वो, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, कुल मिला के रुकना नहीं। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ तो आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की करेंगे, उसके बाद शायद आप यूनिवर्सिटी में, JNU में, RU में कभी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर का पद निकलेगा तो आप उसकी तैयारी करेंगे। UGC नेट JRF आदि तमाम लक्ष्य आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है और दूसरों को प्रेरित करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महादेव हमारे साथ आने के लिए और अपने ही जैसे तमाम विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि महादेव की यात्रा से आपने कुछ सीख ली होगी। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका कोई उचित आंसर नहीं होता दोस्तों, बस
पढ़ के किया जा सकता है, ऐसे उदाहरण देखना आपको प्रेरित करने योग्य है। नमस्कार।